हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल उड़ान एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्लास 12th का इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर एकदम बेसिक तरीका से और शुरू से स्टार्ट किए हैं, ठीक है, जिसमें कि यानी कि पार्ट 6 लेक्चर तक हो चुका है। तो आज हम पार्ट 7 यानी कि उससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप सभी को हम ये बता दिए थे कि किसी की भी यानी कि अयस्क से जो धातु प्राप्त करेंगे उसमें कितने सारे विधियों का प्रयोग करेंगे, टोटल हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज हम बेसिकली 5 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे जो कि डायरेक्ट एग्जाम में आता है, और आज हम देखेंगे धातु का निष्कर्षण, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी अयस्क से किस प्रकार से आप धातु प्राप्त कर सकते हैं, तो आपके सिलेबस में 4 दे रखा है, ठीक है। क्या क्या दे रखा है, तो आपके सिलेबस में 4 धातु का निष्कर्षण दे रखा है, यानी कि अयस्क से हमको धातु प्राप्त करना होगा। किसका किसका, तो लोहा का, एल्युमिनियम का, कॉपर का और जिंक का। तो आज जो हम देखेंगे, आज हम देखेंगे जिंक का। किसका देखेंगे, जिंक का। तो काफ़ी ज़्यादा जाके आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, पूछा हुआ भी क्वेश्चन है कि बताइए यानी कि जिंक धातु के प्रमुख अयस्क का नाम लिखिए और बताइए जिंक ब्लेंड से किस तरह से धातु को प्राप्त किया जा सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप बने रहिए, आपका 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो न्यू स्टूडेंट इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन का घंटे हुआ सो दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो हम डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लास्ट में आप अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम ज़्यादा समय ना लेते, हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है समझते हैं कि क्या है टॉपिक। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि हम लोग क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन कर सकता है, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। चलिए, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जिंक धातु के प्रमुख अयस्क के नाम एवं सूत्रों को लिखे, ठीक है। आपको बताना है जो जिंक धातु है उसका प्रमुख अयस्क के नाम भी बताना है और सूत्र भी बताना है। तो याद रखेंगे, सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट ये बताइए कि जिंक का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 30, और द्रव्यमान संख्या होता है 65.38। तो आप समथिंग इसको याद रख सकते हैं 65, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा कि जिंक का परमाणु संख्या कितना होता है, तो कितना याद रखिएगा, 30, और उसका द्रव्यमान संख्या याद रखिएगा लगभग में आप 65 याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो आप सभी पढ़े होंगे 11th में भी और 10th में भी, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे इस प्रकार से हम कर रखे हैं। तो इसका लास्ट में बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, आप सभी को पता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है ये है कि आपको, ठीक है, जिंक धातु का प्रमुख अयस्क का नाम लिखना है। तो याद रखिएगा, जिंक धातु का प्रमुख अयस्क क्या क्या हो जाएगा, तो जिंक ब्लेंड हो जाएगा, केलेमाइन हो जाएगा और जिंकाइट होगा। तो जिंक ब्लेंड का सूत्र होता है ZnS हो जाएगा, केलेमाइन का सूत्र होता है ZnCO3 हो जाएगा, और जिंकाइट का सूत्र होगा ZnO। तो ये 3 यानी कि प्रमुख इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसका, ठीक है, कि अयस्क का नाम और सूत्र। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अयस्क का नाम और सूत्र देख चुके हैं, लेकिन इसमें बात करेंगे कि सर इसमें जो अयस्क है, इस अयस्क में से किससे हमें जिंक धातु प्राप्त करना आसान होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, मुख्य रूप से जो हम जिंक धातु प्राप्त करेंगे वो जिंक ब्लेंड से करते हैं। हम किससे करेंगे, जिंक ब्लेंड से और केलेमाइन से। लेकिन सबसे ज़्यादा जो किया जाता है वो जिंक ब्लेंड से किया जाता है, लेकिन हम आप लोग को यहाँ पे जिंक ब्लेंड से भी जिंक धातु को निकालने का विधि पढ़ाएंगे, निष्कर्षण, और केलेमाइन से भी जिंक धातु प्राप्त करने का विधि और निष्कर्षण हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो दोनों देखेंगे, जिंक ब्लेंड भी देखेंगे और केलेमाइन भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से याद रखिएगा, ठीक है, ये जितने भी अयस्क हैं वो जिंक के अयस्क हैं और उसका सूत्र, ठीक है। चलिए, आइए हम तो देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए जिंक धातु किस अयस्क से प्राप्त किया जाता है, तो याद रखिएगा जिंक ब्लेंड से। किससे, जिंक ब्लेंड से और केलेमाइन से, और ज़्यादातर किससे, तो जिंक ब्लेंड से। आइए हम देखते हैं अपना क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या है सभी स्टूडेंट पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है, आपको इसी तरह 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। क्या कि जिंक ब्लेंड से जिंक धातु के निष्कर्षण की विधियों का संक्षिप्त वर्णन करें। आपको बताना है कि जिंक ब्लेंड से जिंक धातु किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, उसका विधियों का संक्षिप्त वर्णन करना है। लेकिन इसको समझने से पहले आपको एक मैप को समझना चाहिए, इसी का मैप, ठीक है। अगर वो समझ गए तो समझिए जिंक का निष्कर्षण आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। आइए उसमें आपको समझते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान दीजिए कि किस तरह से आपको समझना है। सबसे पहले देखिए क्या करते हैं हम लोग, आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर हमको जिंक ब्लेंड से जिंक धातु प्राप्त करना है तो हम आपको क्या बोले थे। देखिए, जब भी हम कोई भी
धातु जाते हैं प्राप्त करने के लिए तो खनिज के फॉर्म में रहता है, पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, जिसको हम खनिज कहते हैं। खनिज में भी हम सबसे बेस्ट खनिज ढूंढते हैं जिसे अयस्क कहते हैं। अब जब अयस्क मिल गया, जैसे मान लेते हैं हमको जिंक ब्लेंड का अयस्क मिल जाता है, तो सबसे पहले इसके अंदर जो अशुद्धि होता है, जिसको आप कहेंगे या मैट्रिक्स कहते हैं, उसको हटाना होता है। ठीक है, चूंकि ये पृथ्वी के अंदर होगा तो इसके अंदर तो बहुत सारा अशुद्धि होगा। तो देखिए जिंक ब्लेंड से सबसे पहले हम इसको अशुद्धि को हटाएंगे, और अशुद्धि को हटाने की प्रक्रिया को हम सांद्रण कहते हैं। यानी कि सबसे पहले जिंक ब्लेंड का हम करेंगे सांद्रण। क्या करेंगे? सांद्रण। सांद्रण मतलब हो गया इनकी अशुद्धि को हटाएंगे। किसको हटाएंगे? अशुद्धि को। जब आप इसकी अशुद्धि को हटा दीजिएगा तब जो आपको प्राप्त होगा वो सांद्रित अयस्क प्राप्त होगा। और एक चीज याद रखिएगा कि हम बताए थे कि सल्फाइड अयस्क का जो सांद्रण किया जाता है किस विधि के द्वारा? तो फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा। तो आगे जब अभी हम डिस्कस करेंगे तो वहां पे बताएंगे कि इसका सांद्रण हम किस विधि के द्वारा करेंगे? फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा करेंगे। जब सांद्रण कीजिएगा तब आपको सांद्रित अयस्क प्राप्त होगा। अब हम बोले थे कि इसमें ज्यादातर कार्बोनेट और सल्फाइड के फॉर्म में रहता है। अब इसको हम डायरेक्ट अवकल यानी कि धातु नहीं प्राप्त कर सकते। सबसे पहले हम सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? ऑक्साइड में। और ऑक्साइड में बदलने के लिए आपको हम दो विधि बताए थे, जारन या भर्जन भी बोल सकते हैं। देखिए जारन जो है ना, इसी का नाम भर्जन है। ठीक है, और दूसरा बताए थे निस्तापन। बट ये सल्फाइड अयस्क है तो इसको हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे, इसीलिए सल्फाइड अयस्क का हम बताए थे क्या करेंगे? तो जारन करेंगे। तो जब जारन कीजिएगा तो सांद्रित अयस्क ऑक्साइड में बदल जाएगा, ZnO, जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा। अब इससे हमको O को हटाना है, यानी कि ऑक्सीजन को हटाना है, तो इसके लिए हम कर देंगे इसका अवकरण। क्या करेंगे? अवकरण। अवकरण मतलब होता है ऑक्सीजन को हटाना। जब आप इसका अवकरण कर दीजिएगा तब आपको यहां से Zn मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा? Zn। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये जो Zn मिलता है ये भी 100% यानी कि पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता, ये भी अशुद्ध जिंक धातु ही होता है। इसमें भी कुछ इम्प्योरिटी मिला ही रहता है। तब इसके लिए लास्ट प्रोसेस हम करेंगे शोधन। इसके लिए हम लास्ट प्रोसेस क्या करते हैं? शोधन। और शोधन में हम किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो विद्युत अपघटन। आपको पढ़ा है शोधन का विद्युत अपघटन द्वारा किस तरह से किया जाता है। जब विद्युत अपघटन विधि के द्वारा जब इसका शोधन करेंगे तब आपको शुद्ध जिंक धातु प्राप्त होगा। तो बेसिकली इसी चीज को आज हमको समझना है। क्या चीज? सबसे पहले समझिए, आपके पास अगर जिंक ब्लेंड अयस्क है और इससे आपको जिंक प्राप्त करना है तो सबसे पहले इसका कीजिएगा सांद्रण। सांद्रण मतलब अशुद्धि को हटा लीजिएगा। जब आप अशुद्धि को हटाइएगा तब जो प्राप्त होगा उसको हम सांद्रित अयस्क कहेंगे। अब इसको ऑक्साइड में बदलने के लिए हम जारन करेंगे, फिर इसको ऑक्सीजन को हटाने के लिए इसका अवकरण करेंगे। फिर जो अवकरण करेंगे वो भी आपका शुद्ध धातु यानी कि 100% शुद्ध नहीं होता, वो भी आपका अशुद्ध जिंक धातु ही प्राप्त होगा। फिर इसका शोधन विद्युत अपघटन के द्वारा करेंगे जिससे हमको जिंक धातु 100% यानी कि 99% कह सकते हैं कि शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इस स्टेप को हम समझते हैं। ठीक है, यही स्टेप पूरा समझना है। ठीक है, आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए, तो सबसे पहले देखिए ये 5 नंबर का क्वेश्चन अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो 5 नंबर आपका पॉकेट में है। और अभी तो 4 क्वेश्चन है आपका जो 5 नंबर का पूछेगा। अगर ये चारों देख लीजिएगा तो 10 नंबर आपका पक्का आ जाएगा। तो अभी तो हम जिंक देख रहे हैं, फिर बारी बारी से हम देखेंगे कॉपर का भी, लोहा का भी, एल्युमिनियम का। चल आइए हम पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है कि जिंक ब्लेंड से जिंक यानी कि जास्ता धातु के निष्कर्षण की विधियों का संक्षिप्त वर्णन करें। तो सबसे पहले लिखेंगे उत्तर में कि सर जिंक ब्लेंड से जिंक धातु का निष्कर्षण निम्नलिखित 4 चरणों में किया जाता है। कितने चरणों में होगा? 4 स्टेप में इसका निष्कर्षण होगा। आइए पहला स्टेप क्या है, इसी तरह आपको एग्जाम हॉल में लिखना है। आपका 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, आइए पहला स्टेप इसका क्या है। तो पहला स्टेप हम इसका क्या करेंगे? सांद्रण। क्योंकि आप सभी को पता है कि उसके अंदर अशुद्धि होगा तो अशुद्धि को तो हटाना है, तो उसके लिए हम सांद्रण करेंगे। और अब बताए थे आपको कि बताइए सल्फाइड अयस्क है, जिंक ब्लेंड कौन सा अयस्क है? तो सल्फाइड अयस्क। और सल्फाइड अयस्क का बताइए हम सांद्रण किस विधि के द्वारा करेंगे? तो यहाँ पे लिख रखे हैं कि जिंक ब्लेंड अयस्क का सांद्रण हम फेन उत्प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। तो पहला पॉइंट, अब यहाँ पे फेन उत्प्लवन विधि को एक्सप्लेन नहीं करना है क्योंकि फेन उत्प्लवन विधि क्या है हम पहले बता चुके हैं कि इस विधि में हम अयस्क को पीस लेते हैं, उसको जल और वहाँ पे पाइन का तेल लेते हैं, फिर उसके अंदर एक पाइप के द्वारा हवा भर का झोंका मारा जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है तो अयस्क झाग के रूप में ऊपर आ जाता है। इसको काच के सुखा करके शुद्ध यानी कि अयस्क प्राप्त कर लिया जाता है और गैंग भारी होने के कारण नीचे बैठ जाता है। बट यहाँ पे नहीं लिखना उतना चीज़, यहाँ पे सिर्फ सिंपल लिखेंगे हम सांद्रण। तो लिख देंगे कि सर जिंक ब्लेंड का सांद्रण हम फेन उत्प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, या करते हैं। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। सांद्रण के बाद आपको जो प्राप्त होगा धातु अयस्क उसे हम सांद्रित अयस्क कहेंगे। अब हम उसको करेंगे ऑक्साइड में बदलेंगे। तो ऑक्साइड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे?
उसका हम करेंगे जारण। क्यों? क्योंकि सल्फाइड अयस्क का हम क्या करते हैं, जारण या भर्जन करते हैं, यानी कि उसे हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो आप सभी को पता है जारण या भर्जन किसे कहते हैं, ठीक है। तो लिख रखे हैं कि अब सांद्रित अयस्क को, यानी कि अब सांद्रित अयस्क जिंक ब्लेंड को, जिंक ब्लेंड है ना मेरा, तो अब सांद्रित अयस्क जिंक ब्लेंड को वायु की उपस्थिति में उसके द्रवणांक से नीचे के ताप पर कसकर गर्म किया जाता है, जिससे जिंक ऑक्साइड प्राप्त होगा। अभी जस्ट हम बोले हैं कि जब आप इसका जारण या भर्जन कीजिएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कीजिएगा, तो आपको क्या चीज प्राप्त हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, इसका हम भर्जन किए हैं। क्या किए हैं, भर्जन। तो आइए हम भर्जन करने के दौरान देखते हैं। देखिए जिंक सल्फाइड था, इसको हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं, तो यहाँ से देखिए जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। इसके अंदर जो अशुद्धि है सल्फर, वो ऑक्साइड यानी कि SO2 बन करके उड़ जाता है, इसका अन्य चीज में यूज कर लिया जाता है। तो अब हमको मिल गया है क्या चीज, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। अभी भी हमको जिंक नहीं मिला है। अब मेरा नेक्स्ट प्रोसेस होना चाहिए कि ऑक्सीजन को सर हटाना है, यानी कि इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका अवकरण। तो आइए समझते हैं कि अवकरण, अवकरण या प्रगलन कह सकता है, ठीक है, प्रगलन। तो आइए हम समझते हैं कि इसका प्रगलन कैसे करेंगे। याद रखिएगा, इसका अपचयन के लिए हम बोले थे कि सबसे बेस्ट अपचायक होता है कार्बन। अगर कार्बन के साथ गर्म करोगे तो ऑक्सीजन आसानी से हट जाता है। तो वही लिखे हैं अवकरण या अपचयन, तीसरा प्रोसेस। तो इसमें लिखे हैं कि जिंक ऑक्साइड को कोयले के चूर्ण के साथ गर्म करने पर कोयला, ठीक है, कोयला कार्बन जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का वियोग कर जिंक धातु प्रदान करता है। बात सही है, ठीक है। देखिए एक बार फिर से समझिए, जिंक ऑक्साइड को कोयले के चूर्ण के साथ हम गर्म करेंगे, वात्या भट्ठी के अंदर हम उसको गर्म करेंगे, ठीक है। जो प्रगलन विधि, आप ऐसे समझिए ना कि इसका जो अवकरण किया जाता है प्रगलन विधि, और प्रगलन विधि में हम आपको बताए थे कि किस तरह से उसको गर्म किया जाता है, ठीक है। तो सिंपल आप लिखिएगा कि सर जिंक ऑक्साइड को कोयले के चूर्ण के साथ गर्म करने पर कोयला, ठीक है, कोयला का जो कार्बन होता है, कोयले के अंदर जो कार्बन होता है, वो जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन को वियोग मतलब अलग करके हमको जिंक धातु प्रदान कर देता है, ठीक है। और ये भी जो धातु होता है 100% शुद्ध नहीं होता है। तो अब आपको धातु मिल जाएगा। आइए इसको रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या रिएक्शन है, ठीक है। इसको रिएक्शन के माध्यम से आप लोग समझिए कि इसका रिएक्शन क्या होगा। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए जिंक ऑक्साइड हमको प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से जो जिंक ऑक्साइड प्राप्त होगा, इसको हम कोक के साथ गर्म करेंगे, कार्बन के साथ गर्म किए। तो गर्म करने के दौरान क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन लेकर के कार्बन मोनोऑक्साइड बना करके उड़ जाएगा, ठीक है। और हमको यहाँ पे Zn प्राप्त होगा। लेकिन इसका जो हम अवकरण करेंगे प्रगलन विधि, तो प्रगलन विधि जो करते हैं तो इसको तो गर्म करते हैं ना काफी हाई टेम्परेचर पे। तो गर्म कीजिएगा तो जिंक जो है पिघल जाएगा, यानी कि वाष्पित हो जाएगा, ये वाष्प में बदल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस जिंक को क्या करेंगे, ये वाष्प है, इसको हम ठंडा करके संघनित कर लेते हैं। तो जिंक जो वाष्प में बदलेगा, इसको ठंडा कर लेंगे तो हमको जिंक धातु प्राप्त होगा। एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो जिंक है ये भी अभी 100% शुद्ध नहीं है, ये प्योर शुद्ध नहीं है। इसको शुद्ध करने के लिए हम एक लास्ट प्रोसेस करेंगे, शोधन। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, ये जो Zn प्राप्त हुआ है, ठीक है, ये जो Zn प्राप्त हुआ ये अशुद्ध Zn है, ठीक है। इसी को हम स्प्लिटर यानी कि स्प्लेटर के नाम से जाना जाता है। तो इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। यहाँ पे आप सभी को समझ में आ गया इतना टॉपिक, ठीक है। एक बार फिर से हम एक्सप्लेन कर देते हैं। आप जो जिंक ऑक्साइड का कार्बन के साथ इसको गर्म कीजिएगा, अवकरण कीजिएगा, तो यहाँ से देखिए कार्बन ऑक्सीजन को लेकर के कार्बन मोनोऑक्साइड बन के गैस बन के उड़ जाएगा, और यहाँ पे हमको Zn। तो ये तो काफी हाई टेम्परेचर पर गर्म करते थे, ये वाष्प में बदल जाएगा जिंक। अब जिंक को हम क्या करेंगे, ठंडा कर लेंगे, इसको संघनन कर लेंगे, जिससे हमको जिंक धातु प्राप्त होगा। तो ये भी 100% शुद्ध नहीं होता है, इसीलिए इसका लास्ट प्रोसेस करेंगे शोधन। तो याद रखिएगा जिंक धातु का जो शोधन किया जाता है विद्युत अपघटन विधि के द्वारा। किस विधि के द्वारा, विद्युत अपघटन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि सर जिंक धातु का शोधन विद्युत अपघटन, पहले शोधन लिख कर आराम से बता दीजिए कि किस विधि के द्वारा कर रहे हैं, बाद बाकी तो हम ये सब विधि पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सर जिंक धातु का शोधन विद्युत अपघटन विधि के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, विद्युत अपघटन विधि के द्वारा किया जाता है। ऐसा करने से कैथोड पे हमें शुद्ध जिंक धातु प्राप्त हो जाता है। देखिए विद्युत अपघटन विधि के द्वारा हम आपको बताए थे, याद नहीं है तो आप जाके पहले देखिए उसको कि विद्युत अपघटन द्वारा कैसे किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, हम एक सेल बना लेते हैं। क्या करते हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए। आइए हम यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। हम बोले थे कि इस प्रकार देखिए विद्युत अपघटन विधि में क्या करते हैं, हम ऐसे बोले थे विद्युत अपघटन सेल बनाते हैं। उसमें जो है हम एक मोटा रड लेंगे अशुद्ध धातु का, और जो शुद्ध धातु होगा उसका पतला रड लेंगे। हम आपको बताए थे
ई जो रॉड लेंगे अशुद्ध धातु का लेंगे, किसका लेंगे, अशुद्ध का, ई लेंगे शुद्ध का। अब जिसका कर रहे हैं उसी का विलयन, तो जिंक का कर रहे हैं तो हम ZnSO4 का विलयन इसके अंदर डालेंगे और इसके अंदर हम बैटरी से जोड़ करके इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किए थे, या तो याद है, ये प्लस हो जाएगा, ई माइनस, तो ई हो जाता है आपका एनोड और ई हो जाएगा आपका कैथोड। ठीक है, ध्यान से समझिए। तो अब हम जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके अंदर जो अशुद्ध जिंक होगा, अशुद्ध जिंक उस विलयन के अंदर आएगा और इस विलयन के अंदर आने के बाद फिर यह कैथोड के ऊपर चढ़ेगा और इस प्रकार से यहाँ पे कैथोड पे शुद्ध, यानी कि यहाँ से अशुद्ध जिंक यहाँ शुद्ध होकर के इस विलयन में आता है और इसके बाद इस पे चढ़ता रहता है। तो जा करके आप नहीं देखे हैं तो विद्युत अपघटन विधि जा करके वहाँ पे देख लीजिए। तो सिंपल आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, आपको सिर्फ ये लिख देना है कि सर इसका जो शोधन किया जाता है तो जिंक धातु का शोधन विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। विद्युत अपघटन करने के दौरान बताइए जिंक कहाँ पे प्राप्त होगा, तो कैथोड पर शुद्ध जिंक धातु मुक्त होता है या प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका यह क्लियर हो गया। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका 5 नंबर कंप्लीट है। बस थोड़ा सा उसमें एक चीज़ और लिख देना है, तो उसका उपयोग, क्या लिख देना है, उपयोग, क्योंकि उपयोग भी आपको लिखना है इसका। ठीक है, तो चलिए उपयोग हम लिखते हैं। तो अब हम देखते हैं Zn का उपयोग, यानी कि जिंक का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो याद रखिएगा, आप गैल्वेनिक सेल पढ़े हैं, ठीक है, गैल्वेनिक या शुष्क सेल पढ़े होंगे आप। तो गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रोड क्या है। हाँ, विद्युत अपघटनी सेल के अंदर जो 2 रॉड लेते हैं, ठीक है, जो एनोड कैथोड बनता है, उसी में हम जिंक का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा Zn का पहला प्रयोग कि सर इसका उपयोग जो है गैल्वेनिक सेलों में इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। किस में किया जाता है, तो गैल्वेनिक सेलों में इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा याद रखिएगा, जिंक धातु का जो उपयोग होता है मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। जैसे पीतल का नाम सुने होंगे, ये कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है। किसका किसका, कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है। तो देखिए जिंक का प्रयोग किया गया ना मिश्र धातु बनाने में। तो दूसरा उपयोग याद रखिएगा कि सर जिंक का उपयोग मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। किसमें किया जाता है, मिश्र धातु में। तीसरा उपयोग याद रखेंगे, इसका एक और महत्वपूर्ण उपयोग है, याद रखिएगा, सिल्वर का निष्कर्षण में भी जिंक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट याद रखिएगा कि सर इसका उपयोग सिल्वर के निष्कर्षण में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, तो सिल्वर के निष्कर्षण में। और चौथा पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है, हम जो लोहा को जंग लगने से बचाते हैं तो उसमें हम करते हैं जस्तीकरण, यानी कि लोहा के ऊपर जस्ता का लेप चढ़ाते हैं, तो उसमें भी जिंक का उपयोग किया जाता है। तो चौथा पॉइंट लिखिएगा, सर लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर Zn की परत चढ़ाने, यानी कि जस्तीकरण। ठीक है, लेकिन लोहा को अगर आप चाहते हैं कि जंग से बचाए तो लोहा के ऊपर आप जिंक का परत चढ़ा दीजिए, उसी को हम जस्तीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका जिंक का उपयोग था। तो वीडियो को रोक करके आप सभी को कॉपी पे नोट कीजिए ताकि आपका एग्जाम हॉल में यह क्वेश्चन नहीं छूटे। तो कितना आसान तरीका से हम इस चीज़ को एक्सप्लेन किया, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। तो इसमें हम अभी किसका आपको हम बता दिए हैं, जिंक ब्लेंड से बता है। आइए हम केलेमाइन से भी देखते हैं, लेकिन एग्जाम में अगर आपको आएगा तो जिंक ब्लेंड ही आएगा। ठीक है, केलेमाइन इन केस आपको बहुत कम केलेमाइन, ज़्यादातर जिंक ब्लेंड से ही आपसे पूछेगा जिंक का निष्कर्षण। लेकिन फिर भी आइए हम केलेमाइन से भी बता देते हैं। ठीक है, तो चलिए जिंक का हम 2 से करेंगे, तो अब आपका बचा है केलेमाइन। तो यहाँ पे देख लेते हैं केलेमाइन से। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट समझिए। ठीक है, क्वेश्चन है कि केलेमाइन अयस्क से जास्ता या जिंक, ठीक है, के निष्कर्षण का संक्षिप्त वर्णन करें। तो अगर वो समझ गए तो ये आसान है। देखिए कैसे आसान है, तो इसमें भी सेम चीज़ वही करना है। ठीक है, यहाँ पे चेंज क्या होगा, देखिए जिंक ब्लेंड का हम सांद्रण करेंगे, उसका भी सांद्रण हम फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा ही करेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिए, बस जारन नहीं करना है, क्योंकि जिंक ब्लेंड का जो केलेमाइन का जो सूत्र होता है वो ZnCO3 होता है। केलेमाइन का सूत्र क्या होता है, ZnCO3। तो इसमें तो ऑक्सीजन ऑलरेडी है, इसीलिए हम इसका जो है ना जारन यानी कि भर्जन ना करके इसका हम निस्तापन करेंगे, खाली निस्तापन कर देंगे, फिर वो ऑक्साइड में बदलेगा, फिर उसका अवकरण करेंगे तो अशुद्ध जिंक धातु प्राप्त होगा, फिर उसका विद्युत अपघटन करेंगे तो शुद्ध जिंक धातु प्राप्त हो जाएगा। सेम है, बस इसमें हमको क्या करना, केलेमाइन में उसका जारन ना करके हमको यहाँ पे कर देना है निस्तापन। क्या करना है, उसका निस्तापन। तो समझिए यह भी क्लियर हो गया। आइए समझते हैं इसको। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए आप लोग। क्या है, केलेमाइन अयस्क से जास्ता या जिंक के निष्कर्षण का संक्षिप्त वर्णन करें। ठीक है, चलिए आइए पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा कि केलेमाइन अयस्क से जिंक धातु के निष्कर्षण का निम्नलिखित चरणों में होता है। यानी कि केलेमाइन अयस्क से जिंक धातु का जो निष्कर्षण होता है वो निम्नलिखित चरणों में होता है। तो क्या चरण है, तो पहला चरण है आपका क्या चीज़, तो सांद्रण। पहला चरण क्या हो जाएगा आपका
सांद्रण। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते, इतना मेहनत करते हैं और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सर हमको प्रॉब्लम है, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम क्लियर करेंगे, ठीक है। और इस बार आप लोग के पास बहुत कम समय बचा हुआ है, ठीक है। अपने आप से वादा कीजिए कि इस बार हमें बेहतर करना है, चूँकि इंटर एक बार मौका मिला है, तो प्लीज़ आप सभी स्टूडेंट अच्छे से मेहनत कीजिए। अगर आपका इसमें ज़्यादा नंबर आएगा तो आपको बहुत सारा ऐसा जॉब वैकेंसी आता है जो मार्क विशेष सिलेक्शन होता है, तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो प्लीज़ आप अपने समय को ना बर्बाद करें, मेहनत कीजिए। एग्ज़ाम का बहुत कम समय बचा हुआ है, ठीक है ना, इसलिए मेहनत कीजिए ताकि आपका बेहतर नंबर आए, ठीक है। आइए देखते हैं, तो हम इसमें देखेंगे सांद्रण, ठीक है। तो सांद्रण में हम ये देखेंगे कि सांद्रण आपको जस्ट पता है, इसमें याद रखिएगा केलेमाइन का सांद्रण किस विधि से किया जाता है। आप फिर प्लवन विधि का भी यूज करते हैं और गुरुत्व पृथक्करण विधि का भी हम यूज करते हैं इसमें, ठीक है। तो होता है क्या, सांद्रण जो केलेमाइन का करेंगे तो केलेमाइन अयस्क का सांद्रण गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है, याद रखिएगा, केलेमाइन अयस्क का सांद्रण गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। अब बहुत बच्चे को याद होना चाहिए कि गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा हम किसका बोले थे करेंगे, तो जिसमें गेंग और अयस्क यानी कि उसमें जो होना चाहिए कोई एक क्या होना चाहिए, भारी होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम करते हैं जब गेंग भारी, अयस्क भारी हो, जब अयस्क भारी होता है तो उसको क्या करते हैं हम, पानी के रेत में यानी कि पानी का हाई प्रेशर मारते हैं। जैसे पानी का हाई प्रेशर मारते हैं तो अशुद्धि हल्का होने के कारण, गेंग हल्का होने के कारण पानी के धारा के साथ बह जाता है और अयस्क भारी होने के कारण नीचे बैठ जाता है। तो याद रखिएगा कि केलेमाइन जो होता है भारी अयस्क होता है, इसीलिए इसका जो सांद्रण करेंगे, ठीक है। तो इसमें लिख रखे हैं कि केलेमाइन अयस्क का सांद्रण गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। तो पहला पॉइंट क्लियर। अब सांद्रण के बाद हम इसको ऑक्साइड में बदलेंगे, तो इसके लिए हम करेंगे इसका निस्तापन। क्यों, क्योंकि जिंक, यहाँ देखिए केलेमाइन में ऑलरेडी ऑक्सीजन है, इसीलिए हम इसको ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे, इसीलिए हम इसका निस्तापन करेंगे। तो दूसरा पॉइंट समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब निस्तापन, तो निस्तापन में क्या लिखेगा कि सर सांद्रित अयस्क, सांद्रित केलेमाइन अयस्क को, सांद्रित केलेमाइन अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके द्रव्यमानक से नीचे के ताप पर गर्म किया जाता है, जिसके दौरान जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। जिसके दौरान क्या प्राप्त होता है, जिंक ऑक्साइड। आइए रिएक्शन से समझते हैं। देखिए केलेमाइन अयस्क है, इसको गर्म करेंगे, निस्तापन करेंगे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो यहाँ से देखिए आपका जो है जिंक ऑक्साइड प्राप्त होगा। इसमें जो CO देख रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के फुर्र हो जाएगा, यानी कि उर्र हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो केलेमाइन अयस्क का कीजिएगा यहाँ पे निस्तापन, तो आपको क्या क्या मिलेगा, जिंक ऑक्साइड मिल गया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो गया। सर अभी भी हमें बहुत बेलना बाकी है, क्यों, क्योंकि जिंक ऑक्साइड में अभी भी हमको ऑक्सीजन को अलग करना, जिंक धातु नहीं मिला है। तो आइए हम नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। अब हम इसका करेंगे अपचयन या प्रगलन, ठीक है। आइए अब प्रगलन को हम समझते हैं कि प्रगलन कैसे करेंगे। तो इसमें लिख रखे हैं कि अब जिंक ऑक्साइड को कोयले के चूर्ण के साथ हम क्या बोले, कोयला का चूर्ण इतना अच्छा अपचायक है ना कि जल्दी ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है धातु से, ठीक है। इसीलिए हम लिख रखे हैं कि जिंक ऑक्साइड को कोयले के चूर्ण के साथ भट्टी के रिटॉर्ट, ठीक है, रिटॉर्ट भट्टी का एक फर्मा होता है, रिटॉर्ट होता है, रिटॉर्ट में गर्म किया जाता है, ठीक है। गर्म करने पर कोयले के कार्बन, कोयला का जो कार्बन होता है ना, गर्म कीजिएगा ना तो कोयला का जो अंदर कार्बन होता है, कोयले के कार्बन क्या करता है, तो कोयले के कार्बन जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का अवकृत कर यानी कि बाहर कर जिंक धातु देता है। क्या बताइए, ये जो जिंक धातु होगा क्या ये 100% शुद्ध होगा, नहीं होगा। अब जो धातु प्राप्त होगा उसका शोधन करेंगे तब शुद्ध मिलेगा। तो आइए समझते हैं, ठीक है। पहले इसका रिएक्शन समझ लीजिए, ठीक है। आप जो इसका प्रगलन किए हैं, कोक के साथ गर्म किए हैं, तो उसका रिएक्शन आपको लिखना होगा। तो यहाँ से देखिए ZNO था, इसको कोक के साथ गर्म किए, अवकरण किए, तो यहाँ से देखिए हमको Zn मिल गया और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन के उड़ जाएगा। अब जो ये Zn है, आप इतना हाई टेम्परेचर पर गर्म करते वो वाष्प में रहता है। अब इसको हम करेंगे इसका ठंडा, तो Zn का जो वाष्प है इसको ठंडा करके संघनित कर लेंगे, जिससे हमको Zn धातु प्राप्त होगा। और ये जो धातु का, ये अशुद्ध धातु है, क्योंकि इसमें भी कुछ अशुद्धियाँ होगा। क्या क्या रहता है, यहाँ से देखिए लेड रहता है, कैडमियम होता है, AS होता है, SB, ये सब अशुद्धि के रूप में अभी भी होता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो आपका धातु प्राप्त होता है Zn अशुद्ध धातु, ठीक है, अवकरण के द्वारा, इसको कहा जाता है स्पेल्टर, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक ना। तो अब जो ये अशुद्धि है, इसके अंदर जो अभी भी अशुद्धि रह गया है, अवकरण के बावजूद भी जो अशुद्धि रह गया है, PB रह गया है, CD, AS, SB, एंटीमनी, ये सब जो अशुद्धि रह गया, अब इसको हटाने के लिए हम लास्ट प्रोसेस करते हैं, क्या चीज़, शोधन।
ठीक है, शोधन। तो इसका भी शोधन में याद रखिएगा कि सर जिंक धातु का शोधन विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है और विद्युत अपघटन के दौरान शुद्ध जिंक धातु कहाँ प्राप्त होगा? कैथोड पर। और ये जो धातु होता है 99.98% शुद्ध धातु प्राप्त होता है और इस प्रकार आपका शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख चुके हैं कि किस प्रकार से आज हम पढ़ें कि जिंक का जो अयस्क होता है उससे हम कैसे जिंक यानी कि शुद्ध जिंक धातु प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप, हम आशा करते हैं कि आप सभी को यह लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो, ठीक है, और थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो आपको वीडियो, ऐसा अगर मेरे वीडियो से अगर आपको थोड़ा भी उपयोगी साबित हुआ हो, ठीक है, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे और बेल आइकन का घंटी है उसे दबा दीजिए ताकि इसी तरह का और भी क्लास अभी तो पिक्चर अभी बहुत बाकी है, अभी तो टेलर है, अभी तो बहुत सारा आपका टॉपिक करवाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब करवाएंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए रहिएगा तो हम वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो अगर आप चाहते हैं अपना तैयारी को बेहतर बनाए रखना, ठीक है, और आप चाहते हैं कि इस बार मेरा बेहतर नंबर आए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छा लगे तो दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।